सुंदरम संस्कृतम। आप सबों का पुनः मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सबसे कठिन पाठ देखेंगे। घबराना नहीं है। कठिन कहते हैं इसका मतलब घबरा नहीं जाना है, लेकिन ऐसे व्याकरण में कठिन ही लगता है। व्याकरण विभाग साहित्य जैसा कहानी तो इसमें नहीं है, ये गणित जैसा है, इसलिए आप लोग गणित पढ़ने जैसा ही लगेगा, लेकिन इसको रोचक ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास का नाम सुने होंगे, हाँ, वही समास। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समास। ये समास है। अब देखेंगे समास शब्द बना कैसे। तो देखिए, सम उपसर्ग है और इसमें अस धातु है। सम उपसर्ग है, अस धातु है और इसमें घय प्रत्यय जब मिल जाता है तब ये बन जाता है समास। देखिए, सम उपसर्ग है, अस धातु है और घय प्रत्यय जब इसमें जुड़ जाता है तब ये बन जाता है समास। तो बच्चों, समास तो बन गया। अब इसका समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। इसकी परिभाषा है समसनम समासः। समसनम समासः अर्थात संक्षिप्त होने को समास कहते हैं। जैसे लंबः उदरः यस्य सः का एक शब्द हो जाता है लंबोदरः। कपोतस्य राजा, उसका एक शब्द हो जाता है कपोत राजः। जैसे लंब उदर यस्य सः बराबर हो जाता है लंबोदर। तो इस तरह से इतना लंबा शब्द को नहीं लिख करके हम छोटा सा शब्द लिख देते हैं लंबोदर। तो इसी को कहते हैं समास। जैसे समास का समझ के संक्षिप्त होना, बिल्कुल संक्षिप्त होना। जैसे इतना लंबा शब्द नहीं लिख करके हम लिख दिए लंबोदर, यही हो गया समास। अब बच्चों, हम देखेंगे समास के भेदों के विषय। तो इसको मैं मिटा देता हूं, अच्छा रहने देता हूं। चलिए लिख लीजिए आप लोग भी। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में जब घय प्रत्यय लगता है तो बनता है समास। इसकी परिभाषा है समसनम समासः अर्थात संक्षिप्त होने को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है लंब, यहाँ विसर्ग हो गया। लंबः उदरः यस्य सः लंबोदरः अर्थात जिसका पेट लंबा है उसको कहते हैं लंबोदर। ये समास शब्द की व्युत्पत्ति, समास की परिभाषा हम समझ गए। अब हम देखेंगे समास के भेदों के विषय। तो बच्चों, इसको मैं अब मिटा देता हूं। अब देखिए, समास के भेदों को मैं बताता हूं। तो बात उस समय की है जब जमाना संस्कृत का था। बच्चों ध्यान से सुन रहे हैं। बात उस समय की है जब जमाना संस्कृत का था। सभी लोग संस्कृत से बातचीत करते थे। तो एक मालिक को नौकर की आवश्यकता थी। तब मालिक नौकर का घर चला जाता है और यही श्लोक करता है।
द्वंद्वो अस्मि द्विगु रहम गृहे च मे सततम व्ययी भाव सततम व्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम बहु व्रीहि। यही श्लोक जाकर नौकर के पास मालिक बोले, द्वंद्वस्मि द्विगुरहं गृहे च मे सततम व्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम बहुव्रीहि। तो यही श्लोक को बोले। बच्चों, इसका अर्थ तो आप नहीं जाने, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। द्वंद्वस्मि कहने का मतलब है कि हम लोग पति पत्नी दो जन हैं। द्विगुरहं अर्थात मेरे घर में दो गायें हैं। गृहे च मे सततम अव्ययी भावः छोटा परिवार होने के नाते मेरे घर में सततम अव्ययी भाव का अर्थ होता है हमेशा कम खर्च होता है। एक बार फिर सुनिए, हम लोग दो हैं पति पत्नी, द्वंद्वस्मि हम लोग दो हैं पति पत्नी, द्विगुरहं और मेरे घर में दो गायें हैं। गृहे च मे सततम अव्ययी भावः और इस कारण से छोटा परिवार होने के चलते मेरे घर में हमेशा कम खर्च होता है। इसलिए तत्पुरुष हे पुरुष कर्मधारय मेरे घर में तुम काम करना स्वीकार कर लो। येनाहं स्याम बहुव्रीहि और यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं बहुत धन वाला हो जाऊंगा। ऐसा मालिक नौकर से बोले। तो देखो बच्चों, इसी में समास के सभी भेद आ गए। जैसे एक समास, दूसरा समास, तीसरा समास, चौथा समास, पांचवा समास और ये छठा समास। इस तरह से एक ही श्लोक में समास के सभी भेद आ गए। मैं इसको क्रमशः लिख देता हूँ। पहला लिखिए अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व और छठा समास है बहुव्रीहि। तो बच्चों, इस तरह आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा कि समास के इसमें देखिए सभी भेद आ गए। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए तुरंत। अब देखिए, इसमें से नहीं घबराना है, इतना नहीं पढ़ना है। जैक द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार इतना भी नहीं पढ़ना है। इसमें हम लोगों को इसको पढ़ना है और एक इसको पढ़ना है। मतलब अव्ययी भाव को पढ़ेंगे और द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। बाकी तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अभी जितना मांग रहा है उतना ही हम दे रहे हैं। इसलिए बच्चों, अभी बाद में जब विशद जानकारी प्राप्त करनी होगी तो हम इसको क्रमशः देखेंगे, लेकिन फिलहाल कम समय के लिए बस यही हम पढ़ते हैं जो सिलेबस में जारी किया गया है। तो बच्चों, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के विषय में।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास, इसकी परिभाषा हम जान लेंगे। पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययीभाव समास की परिभाषा है पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, अर्थात जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं, और जिसका पहला पद अव्यय है। बच्चों, अव्यय क्या चीज है उसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। अव्यय, अव्यय मतलब न व्यय, अव्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च, और अव्यय का अर्थ होता है जिसका खर्च न हो, अर्थात ये रुपया पैसा वाला तो नहीं है। इसमें तो खर्च, मान लेते हैं मेरे पास 10 रुपया है, किसी को दे दिया तो मेरा 10 रुपया खर्चा हो गया, ऐसा न समझेंगे। तो भाई इन पदों में खर्च की क्या बात है, तो आप लोग देखिए, किसी भी विभक्ति और किसी भी वचन में इन अव्यय पदों को जब हम रखते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। शायद इसको भी नहीं समझे कि किसी भी विभक्ति किसी भी वचन में रखने से पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लेते हैं गजा शब्द है, गजा शब्द, गजा को हम तृतीया में गजेन कहेंगे, इसी को पंचमी में गजा कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रथमा विभक्ति में गज रहेगा, तृतीया में गजेन, पंचमी में चला जाता है तो गजात हो जाता है। इस तरह गजा में परिवर्तन हो गया। लेकिन अव्यय पर जैसे अप है, नीर है, उप है, ऐसे ऐसे ये पद हैं जिसका किसी भी विभक्ति किसी भी वचन में आपका आप ही रहेगा, नीर का नीर ही रहेगा, उप का उप ही रहेगा, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी का नाम है अव्यय, और यही पहले पद में रहता है। अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है और उसी पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो बच्चों समझ गए होंगे अब अव्यय के विषय में। अब देखिए, अब इसमें बात है, अच्छा इसको भी मिटा देता हूँ। अब अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास 17 अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है ना। अव्ययीभाव समास का प्रयोग 17 अर्थों में किया जाता है। तो इसका सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यवधि अर्थाभाव अर्थसाकल्य वचनेषु। इस तरह से ये 17 अर्थों में अव्ययीभाव समास का प्रयोग किया जाता है। तो उन 17 अर्थों को भी नहीं पढ़ना है, नहीं घबराना है कि कहाँ कहाँ बता रहे हैं, कहाँ से कहाँ उलझा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, है तो बहुत विषय, लंबा विषय है, लेकिन उतना अभी आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसमें भी मात्र छोटा सा रूप पढ़ना है, जैसे उप, अनु और नीर। उप पढ़ना है, अनु पढ़ना है और नीर। इतना लंबा सबको हम लोगों को अब नहीं पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है? एकदम छोटा सा रूप, उप पढ़ना है, अनु पढ़ना है और नीर पढ़ना है। गंगाया समीपम, तो उप गंगा, गंगाया समीपम उप, गंगा के नजदीक। ये उप नजदीक के अर्थ में, समीप के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नगर के समीप को कहेंगे उपनगरम, गंगा के समीप को कहेंगे उपगंगम। अब
हम लोग और परीक्षा में पूछता है, मान लेते हैं इसी के विषय में हम लोग देख लेते हैं। नगरस्य समीपम, यहाँ देखिए नगरस्य समीपम परीक्षा में नदी बहती है। देखिए अगर नगरस्य समीपम नदी बहती, एक वाक्य है। परीक्षा में देखो बच्चों इसी तरह का पूछता है, वाक्य दे देगा और अंडरलाइन कर देता है। वाक्य ऐसा दे देगा फिर अंडरलाइन कर देगा। अब नगरस्य समीपम को क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए विग्रह में तो नगरस्य समीपम है और समस्त पद है उपनगरम। तो यहाँ क्या लिखना होगा, नगरस्य समीपम के बदले उपनगरम लिख देना होगा, उपनगरम, और इसको हटा देना है। नगरस्य समीपम को हटा देना है और लिख देना है उपनगरम नदी बहती। इसका अर्थ हो जाता है गांव के नजदीक, गांव के समीप नदी बहती है। इस तरह से परीक्षा में पूछता है। अब ये उप का हो गया। अब हम देखेंगे अनु के विषय में। ये है अनु के विषय में। मैं पहले ही बता दिया हूं कि अनु दो अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, एक पश्चात के अर्थ में और दूसरा योग्यता के अर्थ में। तो अनु का हम देखेंगे, मृगस्य पश्चात अनुमृगम बनेगा। मृगस्य पश्चात इसका हो जाता है अनुमृगम। फिर इसका एक उदाहरण है, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। रूपस्य योग्यम अनुरूपम। तो देखिए बच्चों, ये पश्चात के अर्थ में और एक योग्यता के अर्थ में। अनु का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक पश्चात अर्थात पीछे, जैसे मृगस्य से पश्चात मैंने किरण के पीछे, उसको कहेंगे अनुमृगम। और रूपस्य योग्यम अर्थात योग्यता के अर्थ में, जैसे रूप के अनुसार अनुरूपम, रूप के योग्य अर्थात रूप के अनुसार अनुरूपम। अब इसका भी उसी तरह से जैसे मैं बताया था पहले, वैसा ही इसमें परीक्षा में जो पूछता है उसको भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। जैसे दुष्यन्तः तपोवने अनुमृगम धावन्ति। दुष्यन्तः तपोवने अनुमृगम धावन्ति। दुष्यन्तः तपोवने अनुमृगम धावन्ति। और यहाँ पर अनुमृगम में अंडरलाइन किया हुआ है। इसी तरह परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछेगा, इस तरह का वाक्य दे देगा और अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। वो समस्त पद अगर है तो उसको विग्रह कर देना होगा, और विग्रह किया हुआ है तो उसको समस्त पद में बनाना होगा। तो अनुमृगम ये समस्त पद है, इसको यहाँ पर विग्रह करके लिखना होगा। तो इसको लिखना होगा मृगस्य पश्चात, मृगस्य पश्चात, मृगस्य पश्चात अनुमृगम। तो देखिए बच्चों, यहाँ तो दुष्यंत एक वचन है, लेकिन यहाँ पर धावन्ति हम बहुवचन में लिखेंगे। हो सके आप गौर कर रहे होंगे, हालांकि ये तो एक वचन है, दुष्यंत तो अकेले में है और इसमें मैं लिख दिया धावन्ति। तो देखिए बच्चों, ये सही है धावन्ति, क्योंकि एक सूत्र है पूजा योग्य बहुवचनम। पूजनीय लोगों के साथ पूजनीय लोगों के योग में अगर वो अकेले भी रहते हैं तो उनका प्रयोग बहुवचन में होता है, इसलिए यहाँ पर मैं धावन्ति लिखा। तो इस तरह से परीक्षा में अगर मृगस्य पश्चात रहेगा तो
अनुमृगम लिखिएगा, और अनुमृगम रहेगा तो मृग से पश्चात लिखिएगा। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे, अच्छा ये तो अनु के एक अर्थ में ना, अब दूसरे अर्थ में रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। आप इसको भी आप देख लीजिए। इसमें तस्य रूपस्य योग्यम, तस्य रूपस्य योग्यम गुणः अस्ति। अब यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ है, रूपस्य योग्यम, तस्य रूपस्य योग्यम गुणः अस्ति, उसके रूप के अनुसार गुण है। तो रूपस्य योग्यम, इसका शब्द हो जाएगा अनुरूपम। हाँ, अगर रूपस्य योग्यम है तो इसको मिटा देना है और उसके बदले लिख देना होगा अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। तो यही करना होगा। मान लेते हैं तस्य अनुरूपम गुणः, तस्य अनुरूपम गुणः अस्ति, ऐसा अगर शब्द रहेगा तो लिखिएगा तस्य रूपस्य योग्यम गुणः अस्ति, ऐसा। अगर अनुरूप रहेगा तो रूपस्य योग्यम लिखना होगा, अगर मृग से पश्चात रहेगा तो अनुमृगम लिखना होगा। तो इस तरह से यही दो परीक्षा में इस तरह से पूछता है। अब अनु का हो गया। अब हम लोग देखेंगे नीर के विषय में, तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखिए, अब नीर के विषय में। नीर, इसका अर्थ होता है अभाव। नीर का प्रयोग अभाव के अर्थ में किया जाता है। जैसे यहाँ मक्खियों का अभाव है, अत्र मक्षिकानां अभावः अस्ति। अब यहाँ पर मक्षिकानां अभाव, अत्र मक्षिकानां अभावः अस्ति, यहाँ मक्खियों का अभाव है। तो इसको हम लोग एक शब्द में लिख देंगे नीर निर्मक्षिकम। अगर सवाल में मान लेते हैं अत्र निर्मक्षिकम अस्ति, ऐसा रहेगा तो बच्चों मक्षिकानां अभाव लिखिएगा। और अगर सवाल में इसी तरह का रहेगा अत्र मक्षिकानां अभावः अस्ति, ऐसा रहेगा तो लिखना होगा अत्र निर्मक्षिकम अस्ति, यहाँ पर मक्खियों का अभाव है, इस तरह से लिखना होगा। फिर हाटे निर्जनम अस्ति, मतलब बाजार में लोगों का अभाव है, तो उसको देखिए हाटे जनानाम, नहीं निर्जना लिखते हैं इसमें, निर्जनम अस्ति, बाजार में लोगों का अभाव है, हाटे निर्जनम अस्ति, इसको हम लिख सकते हैं। ये अंडरलाइन किया हुआ रहेगा यहाँ तक। अब इसके बदले हम लिखेंगे जनानाम अभाव, बस हाटे निर्जनम अस्ति। अगर निर्जनम अंडरलाइन किया हुआ रहेगा तो उसके स्थान पर इसको हटा के हाटे जनानाम अभाव अस्ति, ऐसा लिखना होगा। अगर वाक्य में रहेगा हाटे जनानाम अभाव अस्ति, ऐसा रहेगा तो लिख देना होगा हाटे निर्जनम अस्ति, इस तरह का लिखना होगा। तो बच्चों ये अव्ययभाव समास में जो इस बार के सिलेबस के अनुसार जो पढ़ना था, जैसे उप है, अनु है और नीर, उप अनु और नीर, ये तीन अव्ययभाव समास में पढ़ना है, जिसको मैंने इस तरह से अभी बताया। अब इसका निचोड़ एक मैं तैयार कर रहा हूँ,
जितने भी व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसका निचोड़ भी मैं तैयार कर रहा हूँ और उसको परीक्षा से एक रात पहले, जैसे कल परीक्षा है तो आज रात उसको आप मेरा वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। आपको किताब व्याकरण कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ उस सारांश को एक बार पढ़ लीजिएगा तो संपूर्ण व्याकरण का आपको भाग मिल जाएगा। और इसी तरह का जैसे यहाँ पर तो मैं कुछ विशद आप लोगों को बताया, लेकिन ऐसा उसमें नहीं रहेगा, एकदम संक्षिप्त बना दूंगा। 15 से 20 मिनट का, अधिक से अधिक आधा घंटा का वीडियो रहेगा, जिसमें संपूर्ण व्याकरण आप आधा घंटा में देख लीजिएगा। ऐसे तो कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण थोड़ा कठिन होता है, कोई भी व्याकरण लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, सभी थोड़ा कठिन माना गया है। बच्चों उसी को हम लोगों को सरल और सरस बना के पढ़ना है। तो इस तरह से यह अव्ययीभाव समास यही समाप्त हो जाता है। बच्चों दूसरे दिन हम लोग अगला समास एक फिर पढ़ना है, वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास इसी का दूसरा भाग में हम लोग देखेंगे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।